लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम कभी भी दो संधारित्रों को या दो चालकों को आपस में एक दूसरे से एक चालक तार द्वारा जोड़ा जाए तो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में आवेश का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। और प्रवाह आवेश का जो है वो किधर से किधर होता है, ये डिपेंड करता है कि किसका पोटेंशियल हाई है और किसका पोटेंशियल लो है। हमेशा ही हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज फ्लो होता है। ऐसा होने से हमने ये भी देखा कि दोनों कंडक्टर्स की जो टोटल एनर्जी है उसमें लॉस हो जाता है। और एनर्जी का लॉस क्यों होता है इसके बारे में भी हमने आपको बताया कि जब भी चार्ज आवेश एक चालक से दूसरे चालक में चालक तार में से कंडक्टर में से फ्लो होता है तो फ्लो होने में उसको कुछ वर्क करना पड़ता है और वो कार्य ही जो होता है वो हीट के फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, इस रूप में वो खर्च हो जाता है उस पर। इसलिए एनर्जी का लॉस हो जाता है। मोस्टली हीट की फॉर्म में ही खर्च होता है। और इस तरह से जब भी कभी हम दो संधारित्रों को आपस में कनेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्लो होने की वजह से एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ ये भी आती है, मन में एक फिर से क्वेश्चन आता है कि जब हम दो संधारित्रों को या दो चालकों को आपस में हमने एक कंडक्टर से उनको कनेक्ट कर दिया तो हमने देखा कि जो चार्ज था वो हाई पोटेंशियल बॉडी से लो पोटेंशियल कंडक्टर की ओर फ्लो होने लगा। अब हम ये निकालना चाहते हैं, इसको बोलते हैं कि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, आवेश का पुनर्वितरण। इससे हम बोलते हैं आवेश का पुनर्वितरण होना। आवेश का जब पुनर्वितरण हुआ तो हमने देखा कि एक कंडक्टर से निकलकर चार्ज दूसरे कंडक्टर में गया। तो अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि आखिरकार जो चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक गया है वो कितना चार्ज गया है। उसके लिए क्या एक्सप्रेशन है, क्या उसके लिए फॉर्मूला है कि एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में जो चार्ज गया है उसके लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा कि हम उससे कैलकुलेट कर पाएंगे। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं, आप देख सकते हैं वही जो मैंने लास्ट क्लास में बताया आपको। ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। दिस इज कंडक्टर ए, दिस इज कंडक्टर बी। इसका कैपेसिटेंस यानी कि इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है। इसको हमने Q1 आवेश दिया है जिसकी वजह से इसके विभव V1 हो गया है बढ़ करके। ऐसे ही इसको हमने Q2 आवेश दिया है तो इसका विभव V2 हो गया है। ठीक है। इस तरह से ये हमने दो कंडक्टर्स ले लिए। अब इन दोनों कंडक्टर्स में सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, जब कनेक्ट कर दूंगा, जब इन दोनों को एक चालक तार से जोड़ देंगे, हमने ये भी मान लिया कि V1 इज ग्रेटर देन V2 है। कंडक्टर ए का पोटेंशियल हाई है, कंडक्टर बी का पोटेंशियल लो है। तो जैसे ही आप कनेक्ट करोगे कंडक्टर ए से कंडक्टर बी की ओर चार्ज जाना स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि जब हमने इनको कनेक्ट नहीं किया है उस समय पहले वाले चालक में कितना आवेश है और दूसरे वाले चालक में कितना आवेश है। ठीक है। और इसके बाद हम देख लेंगे, या तो एक काम कर लेते हैं कि कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। हमने एक कंडक्टर लिया और कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो क्योंकि हमने इसका पोटेंशियल हाई माना है और इसके पोटेंशियल को हमने लो माना है, यहाँ से चार्ज इधर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। ठीक है। और थोड़ी ही देर में, बहुत जल्दी से, बहुत कम समय में हम क्या देखते हैं कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया और उसे हमने लास्ट क्लास में नाम रखा था कॉमन पोटेंशियल। और उस कॉमन पोटेंशियल को हमने प्रदर्शित किया था VC से। VC का एक फॉर्मूला भी बना, C1 V1 प्लस C2 V2।
अपॉन C1 प्लस C2, ठीक। ये तो ये कॉमन पोटेंशियल हमको मिल जाता है। अब थोड़ा सा एक चीज देखना चाहते हैं, जब नहीं जोड़ा था, जोड़ने से पहले इस पर आवेश की मात्रा कैसे निकालेंगे? Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1, क्योंकि धारिता C1 है, विभव V1 है। इसकी आवेश निकालना होता तो C2 इंटू V2 करते, क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस C2 है और विभव V2 है। लेकिन अब हम बात करते हैं दोनों कंडक्टर्स को जोड़ने के बाद। जब जोड़ देंगे तो इसकी धारिता C1 है और इसका विभव Vc है। याद रखिए, जोड़ने से पहले इसका विभव V1 है और दोनों को जोड़ने के बाद इसका विभव V1 नहीं है, इसका विभव Vc है। ओके, जोड़ने से पहले इसका पोटेंशियल V2 है, लेकिन जब दोनों को हमने एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया तब इसका पोटेंशियल V2 नहीं है, बल्कि इसका पोटेंशियल भी कितना है? Vc, कॉमन पोटेंशियल हो गया है। तो दोनों चालकों को जोड़ने के बाद पहले चालक पर आवेश की मात्रा हम निकालते हैं। दोनों चालकों को एक चालक तार से जोड़ने के बाद, ठीक, हम कब सिचुएशन ले रहे? जब दोनों चालकों को एक चालक तार से हमने जोड़ा, उसके बाद चालक ए में आवेश की मात्रा, तो चालक ए में आवेश की मात्रा, इसको हम मान लेते हैं Q1 डैश। देखिए बेटा, जोड़ने से पहले इसके पास आवेश Q1 था, जब जोड़ देंगे तो हमने मान लिया कि इसके पास आवेश बचा Q1 डैश। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा चार्ज इसका निकल के इस पे चला गया, तो इसका चार्ज थोड़ा कम हो गया होगा और इसमें चार्ज की क्वांटिटी Q2 थोड़ी बढ़ गई होगी। ये बात समझ में आ रही ना? मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, जैसे ही आपने कंडक्टर से कनेक्ट किया, चार्ज इससे निकल करके इसमें जाने लगा, ठीक, ओके। अब इसके पास कितना चार्ज था? Q1। अब इससे थोड़ा सा चार्ज निकल के इस पे गया, तो इसमें जो चार्ज पहले Q1 था, अब चार्ज की मात्रा पहले की तुलना में कम हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी, या उतनी ही रहेगी? तो आंसर है, इस पर आवेश की मात्रा पहले की तुलना में थोड़ी कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी वो हमने Q1 डैश मान लिया है। जोड़ने से पहले Q1 था, जोड़ने के बाद Q1 डैश। इसी तरीके से इसमें पहले चार्ज जो Q2 था, जोड़ने के बाद इस चालक में चार्ज की क्वांटिटी का क्या होगा? बढ़ जाएगा, घटेगा, या इट विल रिमेन सेम? आंसर है इट विल इंक्रीज, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास Q2 था और यहां से थोड़ा चार्ज और इसको मिल गया, तो इस पर आवेश की मात्रा पहले की तुलना में थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी, इसमें डिक्रीज हो जाएगी, उसमें इंक्रीज हो जाएगी। जोड़ने के बाद इसमें आवेश हम Q1 डैश मान लेते हैं और जोड़ने के बाद इसमें आवेश हम Q2 डैश मान लेते हैं। तो Q1 और Q2 जोड़ने से पहले दोनों चालकों के क्रमशः आवेश हैं, और Q1 डैश और Q2 डैश जोड़ने के बाद दोनों चालकों के क्रमशः आवेश हैं। तो अब चालक ए में आवेश की मात्रा Q1 डैश, आवेश का फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज का फॉर्मूला होता है C इंटू V। यही फॉर्मूला यूज करेंगे और इस पर अब हम आवेश की मात्रा पता लगाएंगे। उसके लिए हमको धारिता चाहिए और पोटेंशियल चाहिए। अब चालक ए पर आवेश की मात्रा है, इसकी धारिता बताइए। धारिता इसकी है C1, पहले भी C1 थी, अब भी C1 है। दूसरी चीज, इस पर विभव की मात्रा कितनी है? तो इस पर विभव V1 है या Vc है? आंसर है अब इसका विभव Vc है। अगर आपने जोड़ा ना होता तो हम V1 बताते,
आपने जोड़ दिया तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया और इसका विभव VC हो गया, तो VC। ओके, अच्छा, इसके बाद चालक B में आवेश की मात्रा, चालक B में आवेश की मात्रा Q2 dash is equal to, again we have to find the value of charge on conductor B. So for finding the charge on conductor B, we need capacitance and potential. इसका कैपेसिटेंस कितना है C2 और इसका पोटेंशियल कितना है V2 लें कि हम VC लें? आंसर है VC लेना चाहिए क्योंकि आप जोड़ चुके हैं। तो कैपेसिटेंस है C2 और पोटेंशियल है VC। इस तरह से दोनों चालकों को एक चालक तार से जब जोड़ा उसके बाद A पर आवेश की मात्रा इतनी बची है और B पर आवेश की मात्रा इतनी हो गई है। अगर हम दोनों चालकों पर आवेश की मात्राओं का अनुपात निकालें तो क्या होगा? दोनों चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ने के बाद उन पर पुनर्वितरित आवेशों, दोनों चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ने के बाद उन पर, और इसको आप लिखिए, उन पर बचे हुए आवेशों की मात्राओं का अनुपात निकालते हैं। देखो क्या मिलेगा आपको, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, दिस इज C1 इंटू VC अपॉन C2 इंटू VC। VC से आप VC कैंसिल कर देंगे, इस तरह से Q1 डैश अपॉन Q2 डैश विल बी इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो आपने देखा बेटा कि जब हम दोनों संधारित्रों को एक चालक तार द्वारा जोड़ देंगे उसके बाद उन पर जो बचे हुए आवेशों की मात्राओं का अनुपात होगा वो उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर है। देखिए आप ध्यान से, बचा हुआ ये चालक A पर बचा हुआ आवेश है, ये चालक B का आवेश है बाद वाला, दोनों का रेशियो धारिताओं के अनुपात के बराबर आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ने के बाद उन पर बचे हुए आवेशों की मात्राओं का अनुपात Q1 डैश अपॉन Q2 डैश आया ये, ठीक। और ये किसके बराबर है? आंसर है उन दोनों संधारित्रों की धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात शेष बचे हुए आवेशों का अनुपात उन चालकों की धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक। तो जब भी कभी आप दो कैपेसिटर्स को या दो कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे उनमें चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, एक से चार्ज निकलकर दूसरे में चला जाएगा। अब उसके बाद
पहले चालक पर जो चार्ज बचेगा और दूसरे पर जो चार्ज बचेगा, उन दोनों का जो अनुपात होगा वो उन दोनों चालकों की धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक, यही हम इसमें आपको बताना चाहते हैं। अब हम एक चीज और पता लगाना चाहते हैं। ये तो अभी हमने आपको बताया कि इस पर जो आवेश बचा और इस पर जो आवेश बचा, उन दोनों आवेशों का अनुपात हमने बताया। अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि एक चालक से दूसरे चालक पर जो आवेश गया तो कितना आवेश चला गया, उसको हम बोलेंगे स्थानांतरित आवेश। तो यहां लिख देंगे आवेशों के पुनर्वितरण के बाद, आवेशों के पुनर्वितरण में आवेशों के पुनर्वितरण में स्थानांतरित आवेश, स्थानांतरित आवेश जिसे आप ट्रांसफर्ड चार्ज कहते हैं। ठीक है, वो कितना होगा? देखिए बेटा, मैं आपको बता दूं कि मैं निकालना क्या चाहता हूं। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इससे चार्ज निकल के इसमें गया है, तो कितना चार्ज इससे इसमें निकल के गया है, वो चार्ज पता लगाना चाहते हैं जो एक से दूसरे में चला गया है। कैसे पता लगाएंगे? ये बड़ा सिंपल है भैया। देखो, जब हमने चालक तार से नहीं जोड़ा, इसके पास कितना आवेश था? Q1। जब हमने चालक तार से जोड़ दिया, उसके बाद इसके पास कितना आवेश है? Q1 डैश। ठीक है, तो इसके पास पहले कितना चार्ज था? Q1। बाद में कितना चार्ज है? Q1 डैश। तो कितना चार्ज इधर से इधर चला गया? जैसे थोड़ा सा सोचिए, चालक ए था, इसके पास पहले था 100 चार्ज। जब जोड़ दिया उसके बाद हमने देखा कि इसके पास बचा हुआ है 70 चार्ज। तो कितना चार्ज यहां से वहां चला गया? आप कैसे निकालेंगे? इसमें आप इसको माइनस कर देंगे और आपको पता लग जाएगा कि यहां से वहां कितना चार्ज चला गया। 30 चार्ज चला गया एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के पास। आई होप कि अभी एग्जांपल से समझ में आ गया आपको। फिर से, एक चालक के पास 100 चार्ज है, हमने जब दोनों को आपस में जोड़ा, जोड़ने के बाद इसके पास बचा 70 चार्ज। जोड़ने से पहले था 100, जोड़ने के बाद बचा 70। ऑब्वियस है कि यहां से यहां कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया? 30। कैसे निकाला जाए? पहले जो चार्ज था उसमें से बाद वाले चार्ज को क्या कर दिया जाए? माइनस। वही मैं करना चाहता हूं। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द ट्रांसफर्ड चार्ज, देन यू विल हैव टू सबट्रैक्ट Q1 डैश इन Q1। आपको क्या करना पड़ेगा? पहले वाले आवेश में बाद में बचा जो आवेश है उसको माइनस कर देना पड़ेगा। आप एक चीज और मैं बताऊं, आप चाहें तो यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो बेटा, इससे चार्ज निकल के गया है, तो इसमें हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? Q1 माइनस Q1 डैश। लेकिन इसके पास तो चार्ज गया है, तो अगर इसकी मदद से निकालना चाहते तो कैसे निकालते? इसके पास पहले कितना था? Q2। यहां से कितना चार्ज? इसमें जो चार्ज बाद में हो गया Q2 डैश। तो अगर इस कंडक्टर से निकालना चाहते हैं तो Q2 डैश माइनस Q2 से आपको निकालना पड़ेगा। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप Q2 डैश माइनस Q2 से भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाई चांस इसके पास पहले चार्ज था, कुछ भी मान लो 60 चार्ज था, यहां से चार्ज इस पे आ गया तो वो चार्ज हो गया 80 चार्ज। तो कितना चार्ज यहां से यहां आ गया? अब आपको बाद वाले में पहले वाले को माइनस करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर्ड चार्ज आप चाहे जिस कंडक्टर की हेल्प से निकाल सकते हैं। आप चाहे इस कंडक्टर की हेल्प से निकालना तो Q1 माइनस Q1 डैश करेंगे। अगर आप इस कंडक्टर की हेल्प से निकालना चाहते हैं तो Q2 डैश माइनस Q2 करेंगे। ठीक है, ओके। मैं कोई एक लेके कैलकुलेट कर देता हूं, इससे कैलकुलेट कर लीजिए आप। Q1 की वैल्यू क्या होगी? जोड़ने से पहले का चार्ज है C1 इंटू V1। Q1 डैश आपने निकाला है ये C1 इंटू VC।
आप चाहें तो इसमें से C1 कॉमन कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा V1 माइनस VC। V1 की जगह V1, VC की वैल्यू वो लिखी हुई है, तो लिख देंगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसके नीचे 1 ले लीजिए, LCM ले लें बेटा इस पे, इसमें दोनों में LCM हो जाएगा C1 प्लस C2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा C1 V1, फिर इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा तो C2 V1 आ जाएगा, माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, बट बाहर माइनस होने की वजह से अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा C1 V1 माइनस C2 V2। अब ये प्लस C1 V1 और ये माइनस C2 V1, सॉरी प्लस C1 V1, ये माइनस C1 V1, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। जो बाकी दो टर्म बचे आप उसमें देखो बेटा C2 आप कॉमन कर सकते हो, ठीक है। आप देखें इसके पास भी C2 है, इसके पास भी C2 है, तो C2 आप कॉमन कर सकते हो। देयरफॉर C1 C2, C1 ऑलरेडी बाहर था, C2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 अपॉन, और ये C1 प्लस C2 रहेगा। तो ये है उस चार्ज की मात्रा जो कि एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में ट्रांसफर हो गया है, वो चार्ज इतना होगा। आप इस फॉर्मूले की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या बताया आपको, जब आप दो आवेशित चालकों को जोड़ते हैं तो उनमें आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है। आवेशों के पुनर्वितरण होने के बाद उन पर जो आवेश मिलेंगे आपको, उन आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। पहले तो ये हमने बताया। दूसरी चीज हमने आपको बताई कि जब आवेश का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, पुनर्वितरण होगा, तो कितना आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाएगा, इतना आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बताने की हमने कोशिश की, आप इसे नोट कर लीजिए प्लीज। इसके बाद एक आध बातें और हैं बड़ा आसान से, और उनको हम करते हैं, आप नोट कर लें प्लीज इसे। हमने यहां लिखा है कि जब दो आवेशित चालकों को परस्पर जोड़ा जाता है तो उनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण होने लगता है, ठीक है। एक से दूसरे में चार्ज जाता है ना, इसको आवेशों का पुनर्वितरण होना कहते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आवेशों का पुनर्वितरण होने लगता है तथा आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। यह हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था, ठीक है। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। क्यों ऊर्जा का ह्रास होता है, मैं उसका रीजन लिख के आपको दिखाना चाहता हूं। क्योंकि जब एक चालक से दूसरे चालक में आवेश जाता है तो उसे चालक तार के प्रतिरोध के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है। जब आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है, क्योंकि जब एक चालक से दूसरे चालक में आवेश जाता है
तो उसे चालक तार के प्रतिरोध के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ही कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ही चालक तार में ऊष्मा, प्रकाश आदि रूपों में खर्च होता है। ठीक, तो वो जो वर्क करना पड़ता है चार्ज को एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में जाने के लिए, वो वर्क ही चालक तार में कभी ऊष्मा के रूप में, हीट तो बननी है क्योंकि वो जो वर्क होगा वो वर्क हीट की फॉर्म में निकलेगा तो तार गर्म हो जाएगी बीच वाली, प्रकाश आदि रूपों में खर्च हो जाता है। इसलिए ऊर्जा का हमेशा क्या होता है, ह्रास। आपको मैं बताऊं कि जब दो चालकों के एक दूसरे से हमने जोड़ा तो चार्ज का जो रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, इसमें एनर्जी का लॉस हो जाता है। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपको वो एग्जाम्पल दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल ये है कि जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं बैटरी लगा करके, तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है। वो कितना लॉस होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल बना लूँगा, लॉस ऑफ एनर्जी इन चार्जिंग द कैपेसिटर। मतलब जब आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होते हैं उस वक्त एनर्जी का लॉस होता है, वो कितना होता है। इसी का एक एग्जांपल है कि जब दो कंडक्टर्स आप जोड़ेंगे चार्ज फ्लो होगा और चार्ज के फ्लो होने से एनर्जी का लॉस होगा। देखिए कैसे होता है और कितना एनर्जी का लॉस होता है। मैंने यहां पर एक कैपेसिटर ले लिया, ये इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमने इसे एक बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक, ये हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। हमने मान लिया कि बैटरी का जो पोटेंशियल है वो कैपिटल V है। तो शुरुआत में जब आपने बैटरी से कैपेसिटर को कनेक्ट नहीं किया है, उस वक्त इसका पोटेंशियल कितना है, उस वक्त इसका पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको चार्ज ही नहीं किया अभी। अब कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को आपने कंडक्टर के द्वारा एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये यहां से चार्ज ऐसा चलना शुरू हो जाएगा, यहां से चार्ज चल के आएगा और कैपेसिटर की प्लेट के अंदर की ओर ऐसा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आकर के चार्ज स्टोर हो गया और प्रक्रिया आप पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर वाली प्लेट के नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा तो सारे नेगेटिव यहाँ पर आ जाएंगे और प्लस को रिपेल करेगा तो सारे प्लस यहाँ पीछे की तरफ आ जाएंगे। लेकिन वो प्लस इस कंडक्टर में क्योंकि रिपेल करेगा और हमने ये कंडक्टर लगाया है तो ये माइनस तो बाउंड चार्जेस हैं, ये तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो ये प्लस है ये फ्री चार्जेस है। ये फ्री चार्जेस जाकर के बैटरी के माइनस में चले जाएंगे जो कि जाना चाहता है माइनस में, तो ये चार्ज हो जाएगा। हमने मान लिया कि बैटरी ने इसको जो चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया, Q चार्ज दिया। बैटरी के द्वारा दिया गया चार्ज Q है। अब अगर बैटरी के द्वारा दिया गया चार्ज Q है तो कैपेसिटर के द्वारा लिया गया चार्ज भी तो Q होगा। जितना चार्ज बैटरी कैपेसिटर को देगी उतना ही चार्ज Q ले लेगा। वो मना क्यों करेगा चार्ज लेने से? और इस चार्ज से अब उसका पोटेंशियल कुछ आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
कितना इंक्रीज हो जाएगा? तो आंसर है, क्योंकि डायरेक्टली आपने दोनों प्लेट्स पर लगाया है बैटरी के टर्मिनल्स को, इसलिए जितना पोटेंशियल इस बैटरी का होगा उतना ही पोटेंशियल इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स का आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? हम जब कॉम्बिनेशन कर रहे थे तब भी ये बातें हमने आपको बताई हैं कि अगर बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स से डायरेक्टली आपने कनेक्ट कर दिया है तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसकी दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा? V। तो पहले जब चार्ज नहीं किया तो पोटेंशियल कितना है? 0। फिर हमने इसको कितना चार्ज दिया गया बैटरी से? Q चार्ज। तो अब इसका अंतिम विभव कितना हो गया? कैपिटल V। ठीक है, आप ये सोच सकते हैं कि जब कंडक्टर वाली बात करी थी हमने, ए कंडक्टर ये है कंडक्टर ए कंडक्टर ये है कंडक्टर बी, इसका पोटेंशियल था V1, इसका पोटेंशियल था V2। जब दोनों को हमने जोड़ दिया तो पोटेंशियल हो गया VC, कॉमन पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल थोड़ा सा घट गया और इसका पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ गया था। अब आप यहां भी ये सोच सकते हैं कि क्या जब यहां से चार्ज ऐसा निकल के जाएगा तो इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है लेकिन इसका पोटेंशियल घटेगा, तो क्या इसका घटेगा नहीं? इसका पोटेंशियल V था तो क्या जब चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर उसके बाद भी इसका पोटेंशियल V रहेगा जबकि इससे चार्ज निकला है? आप ये सोच सकते हैं एक क्वेश्चन कि बैटरी से चार्ज निकल करके कैपेसिटर में गया तो क्या इसके पोटेंशियल में कमी नहीं आएगी? आंसर है, इसके पोटेंशियल में कोई कमी नहीं आएगी, बिकॉज दिस इज द सोर्स ऑफ चार्ज। इसलिए इसमें से जो चार्ज निकल के जाएगा उस चार्ज से इसके पोटेंशियल में कोई कमी नहीं आएगी। और इसके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, थोड़े बहुत चार्ज निकल जाने से इसके पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, समुद्र में बहुत सारा वाटर है, आप उस समुद्र के बहुत सारे वाटर में से अगर 2-4-10 बाल्टी पानी समुद्र में से भर के बाहर निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, तो क्या समुद्र के लेवल में कोई फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारा पानी है। सिमिलरली इसके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, तो इससे थोड़ा बहुत चार्ज अगर निकल के चला भी जाएगा तो इसके पोटेंशियल में कोई कमी नहीं आएगी। और भी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे सन का एग्जाम्पल। सन के पास बहुत सारा हीट है और उस हीट की वजह से उसके पास बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर हाई है। अब सन लगातार हमको हीट हमारी अर्थ पे भेजता रहता है। अब लगातार हीट अर्थ पर भेजता रहता है, लेकिन क्या सन का टेम्परेचर कम हुआ? आंसर इज नो। जबकि उससे तो लगातार हीट निकल रही है तो सन का टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा हीट है और उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है कि थोड़ी बहुत हीट निकल जाने से उसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सिमिलरली तंदूर आपने जलाई, तंदूर आपने जलाई, बहुत ज़्यादा गर्म है, एकदम लाल हो चुकी है तंदूर, उसमें आपने एक भगोना चढ़ाया और चाय बनाई, चाय बना के आप ले गए, तो तंदूर में से आपने हीट निकाली, लेकिन क्या उतनी हीट निकालने से तंदूर का टेम्परेचर कम होगा? आंसर इज नो। तंदूर का टेम्परेचर कम नहीं हो सकता। वही चीज मैं बता रहा हूं, बैटरी हैज अ लॉट ऑफ चार्जेस और इससे थोड़े बहुत चार्ज अगर निकल के इसको चार्ज कर भी दिया उन्होंने तो भी इसके पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, ठीक। अब फिर से बैटरी का पोटेंशियल कितना है? V। बैटरी ने कितना चार्ज दिया कैपेसिटर को? आंसर है Q चार्ज दिया। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बैटरी ने कितनी एनर्जी दी कैपेसिटर को? बैटरी ने कितनी दी? तो बैटरी के द्वारा दी गई एनर्जी गिवन बाय द बैटरी के द्वारा दी गई ऊर्जा। आप मुझे बता सकते हैं Q आवेश बैटरी ने दिया है, V इसका पोटेंशियल है, इसलिए बैटरी ने जो एनर्जी दी है वो है Q इंटू V।
कैसे ये Q इंटू वी है? बड़ा सिंपल है बेटा, आपने पोटेंशियल का एक फॉर्मूला पढ़ा है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर मैं यहां से वर्क डन निकालूंगा तो क्या मिलेगा? Q इंटू वी। इसका मतलब किया गया कार्य जो होता है वो आवेश और विभव के गुणनफल के बराबर होता है। और बैटरी, ध्यान से अब सुनिएगा, बैटरी जब कैपेसिटर में चार्ज भेजेगी तो बैटरी ने इस कैपेसिटर में ये चार्ज भेजे हैं, तो इस बैटरी को कैपेसिटर तक चार्ज भेजने के लिए कुछ वर्क करना पड़ा, और वो वर्क ही इसकी एनर्जी हमको बताती है। जो वर्क करना पड़ा वो वर्क कैलकुलेट कैसे करेंगे? आंसर है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस से हमने कैलकुलेट कर दिया। इसका मतलब है कि बैटरी का पोटेंशियल अगर V है और इसने Q चार्ज दिया है तो टोटल कितनी एनर्जी यहां से इसने भेजी? आंसर है Q इंटू वी। वही लिखा, एनर्जी गिवन बाय द बैटरी, बैटरी के द्वारा दी गई ऊर्जा, बैटरी ने इतनी दी। ओके, अब ये Q चार्ज जाके कैपेसिटर में स्टोर हो गया, जितना चार्ज इसने दिया उतना चार्ज इस पे जाके स्टोर हो गया। ओके, चार्ज इस पे कितना है? Q। अब इसकी दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल कितना है? V। तो संधारित्र में एनर्जी कितनी स्टोर हुई? अब हम एनर्जी निकालते हैं कि संधारित्र ने कितनी अपने पास स्टोर की। तो यहां पर लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। संधारित्र के द्वारा एकत्र की गई ऊर्जा। बेटा आप याद करें, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, हमने इसके लिए फॉर्मूले डिराइव किए हैं, और इसके लिए बेसिकली हमारे पास 3 फॉर्मूले मिले थे हमको। कौन कौन से वो 3 फॉर्मूले थे? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एक फॉर्मूला था 1/2 Q इंटू वी, एक फॉर्मूला है 1/2 Q स्क्वेयर अपॉन C, और एक फॉर्मूला था 1/2 CV स्क्वेयर। तो किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है ये उसके फॉर्मूले हैं। आप 1/2 Q इंटू वी से भी पता लगा सकते हैं, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C से भी मालूम कर सकते हैं, और 1/2 CV स्क्वायर से भी आप पता लगा सकते हैं कि एक कैपेसिटर अपने अंदर कितनी एनर्जी स्टोर करके रखता है। इनमें से हम जो फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं वो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस कैपेसिटर के पास चार्ज कितना है? Q। इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर की? आंसर है 1/2 Q इंटू वी एनर्जी स्टोर की। आपको इससे देखकर बड़ा अजीब लग रहा होगा। क्या अजीब लग रहा है? देखिए ध्यान से, अजीब ये लगा होगा कि बैटरी को हमने कैपेसिटर से कनेक्ट किया, बैटरी ने एनर्जी दी, कितनी एनर्जी दी? बैटरी ने एनर्जी दी Q इंटू वी के बराबर। वो एनर्जी जाकर के कैपेसिटर में स्टोर हो गई। हमने जब कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई उसको कैलकुलेट किया, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, तो उसमें एनर्जी स्टोर हुई 1/2 Q इंटू वी। आपको कुछ अजीब लगा कि बैटरी ने एनर्जी दी कितनी? Q इंटू वी, लेकिन कैपेसिटर में जाकर वो एनर्जी कितनी स्टोर हुई? हाफ Q इंटू वी। मतलब साफ है कि जितनी बैटरी ने एनर्जी दी उसका केवल आधा हिस्सा ही कैपेसिटर में जाकर स्टोर हो पाया है। बैटरी के द्वारा दी गई पूरी की पूरी ऊर्जा कैपेसिटर में स्टोर नहीं होगी। आगे से याद रख लीजिएगा। क्यों स्टोर नहीं होगी? क्योंकि जब बैटरी चार्ज भेजती है तो इस बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क की वजह से इसके प्रतिरोध के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य ही ऊर्जा के रूप में, ऊष्मा के रूप में एनर्जी लॉस हो जाती है, और कैपेसिटर तक पहुंचते पहुंचते वो एनर्जी सिर्फ हाफ रह जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ थोड़ा सा स्ट्रेंज भी लगी, उनको लगा कि ये कहीं गलत तो नहीं हो रहा है,
कि बैटरी दे कितना चार्ज, दे कितना एनर्जी रही है, Q इंटू वी, लेकिन एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर कितनी हो रही है, हाफ Q इंटू वी। तो उनको ये लगता है कि क्या ये गलत है? आंसर इज नो, दिस इज राइट। ये सही है कि जब भी आप किसी बैटरी से किसी भी कैपेसिटर को आप चार्ज करोगे तो जितनी एनर्जी बैटरी देगी उसकी सिर्फ आधी एनर्जी ही कैपेसिटर में स्टोर हो पाती है, पूरी एनर्जी कैपेसिटर में कभी भी स्टोर नहीं होती। तो अगर बैटरी 100 जूल एनर्जी देगी तो कैपेसिटर में जाकर के केवल और केवल 50 जूल एनर्जी ही स्टोर होगी। ये फैक्ट है और इसे सभी स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो हम चाहें तो इसको एक लाइन में नोट कर सकते हैं। स्पष्ट है कि बैटरी के द्वारा दी गई कुल ऊर्जा का केवल आधा भाग ही, बैटरी के द्वारा दी गई कुल ऊर्जा का केवल आधा भाग ही संधारित्र में एकत्र हो पाता है। क्योंकि बाकी आधी ऊर्जा आवेश को चालक तार के प्रतिरोध क्योंकि बाकी आधी ऊर्जा आवेश को चालक तार के प्रतिरोध के विरुद्ध प्रवाहित करने में खर्च हो जाती है या व्यय हो जाती है, हम ऐसे कह दें, व्यय हो जाती है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। स्पष्ट है कि बैटरी के द्वारा दी गई कुल ऊर्जा का केवल आधा भाग इस संधारित्र में एकत्र हो पाता है, क्योंकि बाकी आधी ऊर्जा आवेश को चालक तार के प्रतिरोध के विरुद्ध प्रवाहित करने में व्यय हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। ये हमने देखा कि जब हम दो कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो किस तरह से एनर्जी का लॉस होता है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँगा कि कनेक्शन करने से, दो चालकों को आपस में कनेक्ट करने से आवेश का क्या होता है? आंसर है कंजर्व्ड रहता है, विभव चेंज होता है और चेंज होकर एक कॉमन पोटेंशियल बन जाता है। एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी लॉस होती है और आवेश का पुनर्वितरण हो जाता है, चार्ज तो कंजर्व्ड ही रहेगा। इस धारिता का क्या होगा? धारिता कंबाइंड हो जाएगी। उसका ये एक एग्जाम्पल भी हमने दिखाया कैपेसिटर से जोड़ करके कि बैटरी जब चार्ज कैपेसिटर में जाएगा तो सिर्फ आधी एनर्जी इसके पास स्टोर हो पाएगी, ठीक है। आज हम फिजिक्स में इतना ही रखेंगे। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि ये जो भी आर्टिकल थे ये लास्ट क्लास से रिलेटेड आर्टिकल थे, इसलिए हमने इनको किया। इसके आगे इसके नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, शायद वैन डे ग्राफ जनरेटर हमको पढ़ने का मौका मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए प्लीज़ उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके वाइवा में भी पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल में, और एग्जामिनेशन में भी इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं। इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैन डे ग्राफ जनरेटर करेंगे, ठीक है। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।